पक्षीपुर नामक जंगल में सोनू चिड़ा अपनी पत्नी मीनू चिड़िया और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घर में रहा करता था। सोनू चिड़ा उल्लू सेठ के खेत में दिन भर काम करता था और वहीं मीनू चिड़िया उस जंगल की एक बड़े से घर में साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा मेहनती थे। वैसे तो हर साल जंगल में गर्मी पड़ती ही थी, परंतु इस साल गर्मी का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। बस इसी वजह से पूरे जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। मीनू, इस साल तो कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ गई है। पूरे जंगल में इतनी गर्मी होती है कि काम भी नहीं करा जाता। घर से बाहर निकलते ही पसीना ही आने लगता है और काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। परंतु हम क्या कर सकते हैं? अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? चलो ठीक है, मैं अब काम पे जाता हूँ। फिर सोनू चिड़ा काम पर चला जाता है। मीनू चिड़िया के दोनों बच्चे कुक्कू और गुड़िया जंगल के सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। मीनू चिड़िया उन्हें स्कूल में छोड़ने के बाद खुद भी काम पर चली जाती है। उस घर में कालू कौवा अपनी पत्नी रानी कौवी के साथ और अपने बच्चे राजू कौवी के साथ रहा करता था। अरे मीनू चिड़िया, आ गई तुम? चलो अच्छा ही, तुम्हें पता ही ना आज राजू कौवे की बर्थडे पार्टी है शाम को, तो आज पूरा घर सजाने में तुम मेरी मदद करना। अरे नहीं नहीं नहीं, पहले घर के बाकी सारे काम निपटा लो, उसके बाद हमें ये मिलकर पूरा घर सजाना है। ठीक है रानी कौवी मालकिन, मैं पहले जाकर घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद इस पूरे घर को सजाने में आपकी मदद कर दूंगी। ऐसे मीनू चिड़िया पूरे घर के काम निपटाने के बाद रानी कौवी को घर सजाने में उसकी मदद करने लगती है। कुछ ही देर में रानी और मीनू चिड़िया मिलकर उस पूरे घर को सजा देते हैं। ठीक है मालकिन, मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं और आपका घर सजाने में भी आपकी मदद कर दी है। चलिए अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, परंतु याद रहे आज शाम को बर्थडे पार्टी में तुम अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाना, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की काफी जरूरत पड़ेगी। ठीक है मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज शाम को अपने बच्चों को लेकर आपके पास आ जाऊंगी। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया अपने घर चली जाती है और फिर शाम के समय अपने बच्चों को तैयार करके पार्टी में ले आती है। पार्टी तो बहुत ज्यादा शानदार थी। दोनों बच्चे इतना बड़ा घर देख के आपस में बातें करने लगते हैं। अरे कुक्कू, ये घर कितना बड़ा है और इस पूरे घर में कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं इस घर में ही रह जाऊं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, बाहर तो इतनी ज्यादा गर्मी है और इनके घर में आके तो लग रहा है जैसे ठंडी का मौसम आ गया है। उन दोनों बच्चों की बातें राजू कौवा सुन लेता है। बातें सुनकर वो उनके पास आता है। अरे तुम्हें इस घर में ठंडा किस वजह से लग रही है? क्योंकि हमारे पूरे घर में एसी लगा हुआ है। अच्छा, यानी कि घर में एसी लगाने से पूरा घर ठंडा हो जाता है। दीदी, हम भी पिताजी को बोलते हैं कि हम भी अपने घर में एसी लगा लेते हैं, फिर हमारा घर भी ऐसा ही ठंडा हो जाएगा। राजू बेटा, इधर आओ, चलो केक काटने का टाइम हो गया है। जब राजू कौवा केक काटने लगता है तभी कुक्कू और गुड़िया चुपके से वहाँ से चले जाते हैं और एक रूम में जाकर बहुत सुकून से एसी की हवा खाने लगते हैं। एसी की हवा खाते खाते दोनों बच्चे उस घर के बेड पे बैठ जाते हैं। अरे वाह, ये घर कितना ज्यादा ठंडा है, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। दीदी, ये भी तो देखो, ये बिस्तर कितना ज्यादा नरम है, ऐसा लग रहा है मैं मखमल पे बैठ गया हूँ। हवा खाते खाते दोनों बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उनकी आँख कब लग जाती है और फिर वे वहीं पर सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में राजू कौवा वहाँ से गुजर रहा होता है, तभी वे उन दोनों को वहाँ पर सोता देख लेता है और शोर मचा देता है। अरे ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ माँ, ये देखो, ये दोनों मेरे कमरे में घुस गए। तभी राजू कौवे की आवाज सुनकर रानी कौवी वहाँ पर फौरन से आ जाती है। अरे उठो, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? मेरे बच्चे के कमरे में आकर घुस के सो गए, जल्दी से उठो। रानी कौवी की आवाज सुनकर दोनों बच्चे चौंक कर उठ जाते हैं और मीनू चिड़िया भी भागी भागी फौरन से कमरे में आ जाती है। क्या हुआ मालकिन, क्या हुआ?
क्या हुआ? देख नहीं रही हो क्या हुआ? तुम्हारे बच्चे बिना किसी से पूछे मेरे कमरे में आकर घुस गए और मजे से एसी ऑन कर कर इस बेड पर सो रहे थे। अरे तुम जैसे गरीब पक्षियों की यही प्रॉब्लम है, जैसे ही कोई अच्छी चीज देखो वहाँ पर घुस जाते हो। मैंने तुम्हारे बच्चों को इसलिए यहाँ बुलाया था कि उनका थोड़ा मन लग जाए, परंतु ये तो बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ गए। मालकिन माफ कर दो मेरे बच्चों को, आइंदा से ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अरे बस बस, थोड़ी सी छूट क्या दी, ये तो अपनी औकात ही भूल गए। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी मुँह उठाकर कहीं भी घुस जाएगा। और मैं भी तुम्हें काम से निकाल रही हूँ, कल से मेरे घर पे काम करने बिल्कुल नहीं आना। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, इस घर से तो मेरी रोजी जुड़ी हुई है। इस घर पे काम करती हूँ तो मुझे जो पैसे मिलते हैं उससे मेरा घर चलता है, मुझे काम से मत निकालिए। अरे चाचा, अपनी औकात से बाहर निकलने वालों का यही अंजाम होता है। अब जाओ और अपने घर पर जाकर बैठो। रानी कौवी मीनू चिड़िया को काम से निकाल देती है और मीनू चिड़िया घर पर आके बैठ जाती है। अब घर की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सोनू चिड़िया के कंधों पर आ चुकी थी। अरे बाप रे, यही होना रह गया था। आज तो घर में जरा सा भी भोजन नहीं है। मैं अब क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जो मैं बाहर से जाकर कुछ भोजन खरीद के ले आऊं। मैं तो आज रात पानी पीकर भी सो जाऊंगी, परंतु बच्चों का क्या? उन्हें भूखे पेट नींद कैसे आएगी? सोनू चिड़े, आ गए आप। आज बहुत देर कर दिया आने में, परंतु आज घर में जरा सा भी भोजन नहीं है कि मैं बच्चों को खिला सकूं। चिंता मत करो, आज मैं खाना अपने साथ लेकर आया हूँ। उल्लू सेठ के घर पे दावत थी तो उन्होंने कुछ खाना बचा हुआ मुझे भी दे दिया। यही खाना तुम बच्चों को खिला दो, हम दोनों तो भूखे पेट भी सो जाएंगे। फिर ऐसे वो परिवार थोड़ा बहुत खाना खाकर आज रात सो जाता है। अगले दिन मीनू चिड़िया परेशान होके दोबारा से अपनी मालकिन के घर पे जाती है। मालकिन, कृपया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मेरे घर में खाने लायक भी भोजन नहीं बचा है। अरे तुझे समझ नहीं आती, एक बार तुझे काम से निकाल दिया तो फिर निकाल दिया। तुझे पैसे क्या, मैं एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। जा, निकल जा यहाँ से। मीनू चिड़िया उदास होकर वापस जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक बोर्ड नजर आता है। यहाँ पर पकोड़े बनाने वाले की जरूरत है, अधिक जानकारी के लिए हमसे बात करें। अरे वाह, पकोड़े बनाने तो मुझे आते हैं। चलो अंदर जाके बात करती हूँ, क्या पता मेरा यहाँ कुछ बन जाए और मैं भी कुछ पैसे कमा लूँ। भैया, मैंने बाहर आपका पोस्टर देखा था, आपको पकोड़े बनाने वाले की जरूरत है ना? अरे हाँ, जरूरत तो है, परंतु क्या तुम्हें पकोड़े बनाने आते भी हैं? जी तोते भैया, मुझे पकोड़े बनाने आते हैं, वो भी बहुत सारी किस्मों के, जैसे मिर्चों का पकोड़ा, गोभी का पकोड़ा और हर तरह के पकोड़े मुझे बनाने आते हैं। अरे वाह, फिर तो बढ़िया है। ऐसा करो, तुम आज से ही काम पर लग जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे पकोड़े बनाती हो। फिर क्या था, मीनू चिड़िया काम से लग जाती है और अपनी पूरी लगन से स्वादिष्ट पकोड़े बनाने लगती है। मीनू चिड़िया के बनाए हुए पकोड़े पक्षियों को काफी पसंद आ रहे थे। अरे वाह तोते भैया, आज पकोड़ों में ऐसा क्या मिला दिया? ये पकोड़े तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। एक काम करो, मेरी एक और प्लेट बना दो पकोड़ों की। ऐसे मीनू चिड़िया पकोड़े बनाती रहती है और बाकी सभी पक्षी मजे से पकोड़े खाते रहते हैं। तोते को आज बहुत सारी कमाई हुई थी और उसका कारण सिर्फ मीनू चिड़िया के पकोड़े थे। अरे वाह मीनू चिड़िया, आज तुम्हारे कारण मेरी दुकान पर ज्यादा पक्षी आए हैं और सबने पकोड़े बहुत पसंद किए हैं। तुम तो बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हो, कल से रोज मेरी दुकान पर काम के लिए आ जाना। ये लो तुम्हारी आज की पगार, ऐसे ही काम करती रहोगी तो मैं तुम्हारी पगार बढ़ा दूंगा। मीनू चिड़िया बहुत खुश थी। पगार के पैसों से मीनू चिड़िया कुछ भोजन लेकर घर पर जाती है। मीनू चिड़िया सोनू चिड़िया को अपने नए काम के बारे में बताती है और फिर सभी पक्षी मिलकर आपस में भोजन खाते हैं और फिर सुकून से सो जाते हैं। अगले दिन से मीनू चिड़िया रोजाना तोते की दुकान पर काम करने लगी। मीनू चिड़िया इतने स्वादिष्ट पकोड़े बनाती थी कि तोते की कमाई बहुत ज्यादा होती थी और सभी पक्षी उसके पकोड़े चट कर जाते थे। आखिरकार तोता भी खुश होके मीनू चिड़िया की पगार बढ़ा देता है। मीनू चिड़िया के घर के हालात ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अच्छे हो रहे थे। सोनू, हमारे घर के हालात अब काफी अच्छे हो गए हैं। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं जिससे मैं अपने घर में एसी लगवाऊंगी। मेरे बच्चों को ठंडी हवा खाने को मिलेगी, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। मीनू चिड़िया ने कुछ पैसे जमा किए थे, उन्हीं पैसों से मीनू चिड़िया अपने घर में एक एसी लाकर लगा देती है।
बच्चे एसी की ठंडी ठंडी हवा खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें देखकर मीनू चिड़िया भी खुश होती है। तोते ने मीनू चिड़िया की मेहनत और लगन को देख के उसके पति को भी अपनी दुकान पर रख लिया था। अब दोनों पति पत्नी वहाँ पर मेहनत से काम करते थे। मीनू चिड़िया, आखिर तुमने अपनी मेहनत से बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर ही दी, घर में एसी लगवा ही दिया और हमारे घर के हालात भी अब पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं। सही कहा सोनू, अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बच्चे भी एसी की हवा में बहुत ज्यादा खुश थे। अब आखिरकार मीनू चिड़िया का परिवार भी हंसी खुशी रहने लगता है। रानी कौवी जंगल में स्वादिष्ट भुट्टे बेचा करती थी। वे अपने सारे भुट्टे एक किसान से लेती और फिर जंगल में आके उन भुट्टों को बेच देती थी। सभी पक्षियों को रानी कौवी के भुट्टे काफी पसंद आते क्योंकि वे भुट्टे बहुत ज्यादा ताजे और स्वादिष्ट होते थे। ले लो स्वादिष्ट भुट्टे ले लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट भुने हुए भुट्टे ले लो। हाँ, मजा आ गया। रानी कौवी, तुम्हारे इन स्वादिष्ट भुट्टों का तो जवाब नहीं। जितना खाओ उतना ही मन करता है कि और खाते जाओ। अरे वाह, तो फिर एक काम करो तोते, ये लो एक और भुट्टा खाओ और मजे करो। नहीं रानी कौवी, अगर मैंने एक और भुट्टा खा लिया तो मेरा ये गुब्बारे जैसा पेट कहीं फट ना जाए। अरे बाप रे, मेरी भुट्टे तो खत्म हो रहे हैं। मुझे आज किसान के पास जाकर और भुट्टे लाने होंगे। ऐसा सोचकर रानी कौवी शाम के समय किसान के पास जाती है और उससे भुट्टे मांगती है। भैया, मुझे और भुट्टे चाहिए। आपके भुट्टों का तो जवाब नहीं है। जंगल के सभी पक्षी आपके ये भुट्टे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अरे करेंगे कैसे नहीं, हमारे भुट्टे बाकी सभी भुट्टों से ज्यादा स्वादिष्ट जो होते हैं। हाँ भैया, ये लो पैसे और मुझे भुट्टे दे दो ताकि मैं उन्हें ले जाऊं और अपनी दुकान पे बेच सकूं। फिर वे किसान पक्षी रानी कौवी से पैसे ले लेता है और उसे भुट्टों का एक बोरा दे देता है। अगले दिन रानी कौवी वे सारे भुट्टे लाकर अपनी दुकान पर बेचने लगती है। रानी कौवी की दुकान पर अब काफी सारे पक्षी आते थे क्योंकि उसकी दुकान पूरे जंगल में मशहूर हो चुकी थी और ऐसे रानी कौवी की बहुत ज्यादा कमाई भी होने लगी थी। अरे वाह, ये काम तो बहुत ज्यादा अच्छा चल गया है। मुझे तो बहुत सारी कमाई हो रही है। ऐसे ही भुट्टे ला के बेचती रहूं तो मैं बहुत ज्यादा कमा सकती हूँ। परंतु ज्यादा पैसे आने के कारण रानी कौवी के दिल में लालच भी आ जाता है। अरे, मेरी कमाई हो तो रही है परंतु ये काफी नहीं है। अगर मैं उस किसान से उसके भुट्टे आधी कीमत पर लूं तो मेरी कमाई दुगनी हो जाएगी और अगर अपनी दुकान पर वही भुट्टे मैं 3 गुना ज्यादा कीमत पे बेचूंगी तो मेरी कमाई तो 3 गुना हो जाएगी। हाँ, अभी उस किसान के पास जाती हूँ और उससे कहती हूँ कि आधी कीमत पर भुट्टे देना है तो दे, वरना मैं किसी और किसान से भुट्टे ले लूंगी। रानी कौवी के दिल में लालच आ चुका था और फिर वे निकल जाती है किसान से आधी कीमत पर भुट्टे लेने के लिए। देखो किसान पक्षी, मेरी वजह से तुम्हें काफी आमदनी होती है और तुम बहुत पैसे कमाते हो। मैं ही तुम्हारे काफी सारे भुट्टे लेके जाती हूँ, इसीलिए आज से तुम मुझे ये भुट्टे आधी कीमत पर दोगे तभी मैं ये भुट्टे लूंगी। अरे ये क्या कह रही हो तुम? अगर मैं तुम्हें भुट्टे आधी कीमत पे दे दूंगा तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा और दिवालिया निकल जाएगा। देख लो, अगर तुम्हें मुझे भुट्टे देने हैं आधी कीमत पर तो फिर दे दो, वरना तो मैं किसी और किसान से भुट्टे जाकर ले लूंगी। अरे मूर्खता मत करो, मेरे जैसे भुट्टे और कोई किसान नहीं ले सकता। मेरे भुट्टे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं और मैं इतनी ही कीमत पर दूंगा। तो फिर ठीक है, तुम्हें भुट्टे नहीं देने तो मत दो, मैं किसी और किसान से जाकर भुट्टे ले लूंगी। तुम अकेले ही नहीं हो इस जंगल में। फिर क्या था, रानी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और किसी और किसान से आधी कीमत पर बहुत सारे भुट्टे ले लेती है। अब देखना इन आधी कीमत पे लाए हुए भुट्टों से मुझे कितनी कमाई होती है।
अरे रे रानी कवि, ये कैसे भुट्टे लाई हो तुम? ये तो बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है, ना खट्टे ना मीठे ना नमकीन, बल्कि ये तो बिल्कुल सादे हैं। इसे खाने के बाद तो उल्टी आ रही है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे भुट्टे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं, झूठ मत बोलो तुम। अरे जाओ जाओ, अपने भुट्टे खुद ही रखो, मैं नहीं खाने वाला तुम्हारे भुट्टे। इतने सड़े हुए बेस्वाद भुट्टे मैं तो नहीं खा रहा। ऐसे रानी कौवे की एक गलती की वजह से उसकी दुकान पे अब कोई भी पक्षी नहीं आता था। कालू कालू, मैं क्या करूं? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उस दूसरे किसान से आधी कीमत पर भुट्टे ले लिए। मेरी दुकान पर अब कोई भी पक्षी भुट्टे खाने नहीं आता क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेस्वाद भुट्टे हैं। रानी कवि, चिंता क्यों करती हो? मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया उपाय है जिससे हम वे सारे भुट्टे भी बेच देंगे और बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे। अरे ऐसा क्या उपाय है तुम्हारे दिमाग में जो तुम इतनी जोरों से हंस रहे हो? देखो रानी, हम उन सारे भुट्टों पर नशे की दवाई मिलाकर लगा देते हैं। फिर जो भी पक्षी हमारी दुकान पर आकर वो नशीले भुट्टे खाएगा, कुछ दूर जाकर वे गिर जाएगा। फिर उसके पास जो भी पैसे होंगे मैं चुपके से वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाऊंगा। ऐसे हमारी कमाई भी हो जाएगी और हमारे भुट्टे भी बिक जाएंगे। अरे वाह कालू, तुम तो बहुत ज्यादा चतुर हो। क्या उपाय बताया है तुमने? मैं अब ऐसा ही करूंगी। फिर दोनों मिलकर उन भुट्टों पर नशीली दवाई लगा देते हैं और सुबह होते ही रानी कौवी अपनी दुकान पर वे नशीले भुट्टे बेचना शुरू कर देती है। फिर क्या था, अब जो भी पक्षी वे नशीले भुट्टे वहां आकर खाता, वे कुछ दूर जाकर बेहोश हो जाता था और कालू कौवा उसका सारा कीमती सामान लेकर अपने घर चला जाता था। ऐसे रानी और कालू ने जंगल के पक्षियों को लूट लूट कर अपने घर में बहुत सारा धन जमा कर लिया था। फिर एक दिन सोनू चिड़ा रानी कौवे की दुकान पर भुट्टा खाने आता है। उसके गले में एक सोने की चेन होती है। अरे वाह, ये तो तगड़ा शिकार है। इसके पास तो सोने की चेन है। अभी इसे नशीला भुट्टा खिलाकर बेहोश कर देती हूँ। परंतु सोनू चिड़ा बहुत ज्यादा चालाक था। वो भुट्टा नहीं खाता बल्कि उस भुट्टे को खाने की एक्टिंग करने लगता है। फिर कुछ दूर जाकर सोनू चिड़ा जानबूझकर बेहोश हो जाता है। रानी, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तो बहुत तगड़ा शिकार हाथ लगा है। इसकी सारी कीमती चीजें निकाल लेता हूँ। परंतु उसी समय सोनू चिड़ा खड़ा हो जाता है और रानी कौवी और कालू कौवा दोनों चौंक जाते हैं। तुम दोनों की चोरी पकड़ी गई। तुम दोनों जंगल के सारे पक्षियों को ठग रहे हो। उन्हें नशीले भुट्टे खिला खिलाकर उनकी सारी कीमती चीजें अपने घर में जमा कर रहे हो। हाँ हाँ, हम ये सब कुछ करते हैं। जा जा, क्या कर लेगा तू हमारा? अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, अब वही जाने उन्हें तुम्हारा क्या करना है। फिर कुछ ही समय में पुलिस वहाँ पर आ जाती है। सोनू चिड़े की सारी बात सुनने के बाद वे रानी कौवी और कालू कौवे को पकड़ लेते हैं। रानी कौवी और कालू कौवे को अपने लालच के कारण अपनी बाकी पूरी जिंदगी अब जेल में गुजारनी पड़ती है। टिंगू अपनी माँ के साथ जंगल में रहा करता था। टिंगू बहुत नटखट था। वे दिन भर शरारत करता रहता था। वहीं उसकी माँ सरस्वती गाय हमेशा अपने मालिक की वजह से चिंतित ही रहती थी, क्योंकि उसका मालिक कालू कौवा उसे बहुत मारता था और दिन भर उसका दूध ही निकालता रहता था। कालू कौवा इतना दूध निकालता कि टिंगू के पीने के लिए भी दूध नहीं बचता था। बेचारा टिंगू घास खा खा कर ही बड़ा हो रहा था। अरे दुष्ट गाय, आज दूध क्यों नहीं दे रही? मुझे अभी बहुत सारे पक्षियों को दूध देने जाना है। अगर तू दूध नहीं देगी तो मैं बहुत सारा धन कैसे कमा पाऊंगा? तुम कुछ भी कर लो कालू कौवे, आज मैं तुम्हें दूध नहीं निकालने दूंगी। तुम मेरे बच्चे के लिए भी दूध नहीं छोड़ते हो, बहुत जालिम हो तुम। कालू कौवा एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है और उस गाय को बिला वजह ही पीटने लगता है। सरस्वती गाय की भी अब उम्र हो चुकी थी। इस बार वे इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और मार खाने के कारण उस बेचारी गाय की मृत्यु हो जाती है।
बेचारा टिंगू अपनी माँ को मार खाते हुए सामने ही खड़ा देख रहा था, परंतु वे कुछ नहीं कर सकता था। अरे ये क्या, मेरी मार से मर गई क्या ये गाय? अच्छा ही हुआ, वैसे भी ये अब मेरे किसी काम की नहीं थी। मम्मी उठो, तुम्हें क्या हुआ है? मम्मी उठो। अरे मूर्ख बच्चे, ये गाय अब नहीं उठेगी, मर गई है तेरी माँ। जा अब कहीं और जाकर शोक बना, अब मेरे पास यहाँ नजर नहीं आना। कालू कौवा उस बेचारे गाय के बच्चे को भी अपने पास से निकाल देता है। रानी, हमारी गाय मर गई। ये क्या कह रहे हो कालू? हमारी गाय कैसे मर गई? जरूर तुमने उस बेचारी को मारा होगा, तभी वो मर गई है। हाँ, मैंने उसे मारा था। वे दुष्ट दूध ही नहीं दे रही थी। अगर दूध नहीं देगी तो मैं बहुत सारा धन कैसे कमा पाऊंगा, इसलिए मैंने उसे इतना मारा कि वो आखिरकार मर ही गई। अरे मारना ही था तो इतना क्यों मारा? थोड़ा कम मारते। अब ये सोचो कि हम आगे क्या करेंगे, अब धन कैसे कमाएंगे हम? और करना क्या है, जैसे पहले किसी पक्षी की गाय चुराई थी, वैसे ही जंगल में जाकर अब किसी और पक्षी की गाय चुरा लेंगे और फिर से उसका दूध निकाल कर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। हाँ ठीक है कालू, चलो अब जाओ जंगल में देख कर आओ कि कौन सा पक्षी अपने पास गाय लेकर आया है। ऐसा कहकर कालू कौवा जंगल में निकल जाता है। वहीं वे बेचारा टिंगू पूरे जंगल में मारा फिर रहा था। माँ, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। माँ, वापस लौट आओ। मैं इस जंगल में अकेले कहाँ जाऊँगा, मैं कैसे रहूँगा? चलते चलते बेचारा टिंगू बहुत थक जाता है और फिर वे एक पेड़ के नीचे आराम से उदास खड़ा हो जाता है। मीनू चिड़िया जंगल में भोजन ढूंढने आई थी, तभी वो उस गाय के बच्चे को देखती है। अरे तुम इतने उदास क्यों खड़े हो, क्या हुआ तुम्हें? चिड़िया मासी, मेरी माँ को उस काले कौवे ने मार डाला। इतनी जोर से उसको मारा कि वो मर गई। क्या वो दुष्ट कालू कौवा? वे दोनों कौवा कौवी बहुत ज्यादा दुष्ट थे, परंतु ये तो हद ही हो गई। अब उन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। चिड़िया मासी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? इस जंगल में मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। आज से तुम मेरे साथ ही रहना, हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। फिर मीनू चिड़िया टिंगू को अपने साथ लेकर चली जाती है। टिंगू मीनू चिड़िया के साथ बहुत खुश रहने लगता है। फिर एक दिन मीनू चिड़िया टिंगू को घास खिलाने के लिए जंगल में लेके जाती है। खाओ टिंगू, आराम से घास खाओ। अब तो तुम बड़े हो गए हो, ये घास तुम आराम से खा सकते हो। परंतु तभी मीनू चिड़िया और टिंगू देखते हैं कि कालू कौवा एक गाय को चुराने की कोशिश कर रहा है। वो देखो चिड़िया मासी, ये वही कालू कौवा है जिसने मेरी माँ को मारा था और अब ये किसी और गाय को चुरा रहा है। ये उसके साथ भी बहुत जुल्म करेगा और उसे बहुत मारेगा। तुम चिंता मत करो टिंगू, इस बार मैं इस कालू कौवे को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये हमेशा याद रखेगा। तुम यहीं पर रहना, कहीं जाना नहीं। मैं अभी चील मौसी के पास से आती हूँ, अब वही इस कालू कौवे को अच्छा सबक सिखाएंगी। फिर मीनू चिड़िया जल्दी से चील के पास जाती है। चील मौसी, आप उस कौवे को खा जाओ, वे कौवा बहुत दुष्ट है, उसकी वजह से जंगल को बहुत नुकसान हो रहा है। मीनू चिड़िया, तुम्हें पता है ना, मैं किसी अच्छे पक्षी को कभी नहीं खाती। अगर वो बहुत ज्यादा ही दुष्ट होगा तो ही मैं उसे खाऊंगी। फिर उस कालू कौवे ने जो किया था वो सब कुछ वे चील को बताती है। अरे ये कालू कौवा तो बहुत ज्यादा दुष्ट है, इससे दुष्ट पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है, अब ये कालू कौवा नहीं बचेगा। चलो मीनू चिड़िया। फिर क्या था, मीनू चिड़िया और चील फौरन से कालू कौवे के पास पहुंचते हैं। कालू कौवे, आइंदा से तुम किसी पक्षी को परेशान नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूंगी।
अरे क्या कह रही हो चील? इस बार मुझे छोड़ दो। मैं ये सारे काम बंद कर दूंगा। किसी की भी गाय चोरी नहीं करूंगा और गाय को मारूंगा भी नहीं। नहीं कालू कौवे, तुम्हें हर बार पक्षियों ने बहुत मौके दिए हैं, परंतु तुम नहीं सुधरने वाले। इस बार तो मुझे भूख भी बहुत जोरों की लग रही है। अब तुम मेरे पेट में जाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर क्या था, चील उसी समय कालू कौवे को मार डालती है और उससे अपना भोजन बनाकर खा लेती है। टिंकू देखो, इसी पक्षी ने तुम्हारी माँ को मारा था ना। आज ये खुद उस चील का शिकार बन गया। हाँ चिड़िया मौसी, ये कालू कौवा मेरी माँ का हथियारा था। इसके साथ बिल्कुल सही करा चील दीदी ने। टिंकू के दिल को अब सुकून मिल जाता है और फिर वह मीनू चिड़िया के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। एक जंगल बहुत ज़्यादा हसीन और हरा भरा था। उस जंगल में हर तरफ खुशहाली थी, पर उसका कारण सिर्फ एक ही था। उस जंगल में स्थापित शक्तिशिला तोते महाराज। जब तक हमारे जंगल में ये शक्तिशिला है, तब तक हमारे जंगल को कुछ नहीं हो सकता। ये जंगल ऐसे ही हरा भरा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा एक झील के पास बैठा हुआ था। कालू कौवा, अरे वाह क्या मौसम है, हमारे जंगल में तो मज़ा आ रहा है। पर तभी उस झील में से एक जलपरी बाहर आती है। कालू कौवा, अरे बाप रे, ये क्या है? एक जलपरी, कोई मुझे बचाओ, ये जलपरी मुझे खा जाएगी। जलपरी, डरो मत कालू कौवे, मैं जानती हूँ इस पूरे जंगल में तुम ही वो पक्षी हो जो मेरा ये काम कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। कालू कौवा, अरे जलपरी, पर मैं तुम्हारे काम कैसे कर सकता हूँ? तुम तो पानी में रहती हो और मैं ज़मीन पर। जलपरी, कालू कौवे देखो, तुम्हारे जंगल में एक शक्तिशिला है जो मुझे चाहिए। उसी की वजह से तुम्हारा जंगल एकदम हरा भरा रहता है। तुम वो मुझे ला के दे दोगे? कालू कौवा, पर क्या करोगी तुम उस शक्तिशिला का? जलपरी, कालू कौवे, मैं उस शक्तिशिला को अपनी झील में ले जाऊंगी। इसकी वजह से मेरी झील भी बिल्कुल पवित्र हो जाएगी। अगर तुम मुझे वो ला दोगे तो मैं तुम्हें समंदर से बहुत सारा खजाना ला के दूंगी। धीरे धीरे पूरा जंगल सूख जाता है। तोते महाराज, मीनू जंगल से किसी ने शक्तिशिला चुरा ली है। अब क्या होगा इस जंगल का? ये तो बर्बाद हो जाएगा। मीनू चिड़िया, नहीं तोते महाराज, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। मैं उसे ढूंढकर वापस लाऊंगी और अपने जंगल को बचा कर रहूंगी। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से फ़ौरन जाती है और एक गुफे में पहुँचती है जहाँ उसकी दोस्त जादुई परी रहती है। जादुई परी, मीनू चिड़िया, मैं जानती हूँ वो शक्तिशिला कहाँ है। वो उस झील के अंदर है, उसे वो जल परी लेकर गई है। मीनू, मुझे वो शक्तिशिला वापस लाना होगी, नहीं तो ये जंगल बर्बाद हो जाएगा। आप मुझे वरदान दे दो कि मैं झील में आराम से जा सकूं। फिर क्या था, जादुई परी अपने जादू से मीनू चिड़िया को भी एक मछली जैसा बना देती है। फिर मीनू चिड़िया बिल्कुल डरी नहीं और वो झील में चली जाती है। झील बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मीनू चिड़िया बस उस जल परी को ढूंढ रही थी। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जल परी और शक्तिशिला मीनू चिड़िया को मिल जाती है। मीनू, जल परी, ये शक्तिशिला वापस करो, ये हमारी है।
जलपरी, नहीं नहीं नहीं, अब से ये यही रहेगी। इस शक्तिशिला से तुम सब पक्षी सिर्फ जंगल को ठीक रखते हो, पर हमारे इस झील का क्या है, कितनी खराब हो गई है। पर तुम सबको सिर्फ जंगल की पड़ी है। मीनू, जलपरी, हमसे गलती हो गई है। झील भी हमारे जंगल में आती है, इसलिए अब ये शक्तिशिला मैं झील के पास लगवाऊंगी, फिर हमारी झील और जंगल दोनों ठीक रहेंगे। जलपरी को मीनू चिड़िया की बात समझ आ जाती है और फिर मीनू चिड़िया उस शक्तिशिला को झील के पास जंगल में रख देती है, जिसकी वजह से अब जंगल और झील दोनों हसीन और खूबसूरत हो गए थे। जलपरी भी खुश थी और तोते महाराज भी। अब वो जंगल दोबारा से हरा भरा हो जाता है।